क्या करेंगे, जो तुम लोग का 10 तारीख को टेस्ट हुआ था, 10 जनवरी को, उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और हम लोग का चैप्टर क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल में जो भी हम लोग टेस्ट में क्वेश्चन पूछे थे, उसका हम लोग आज क्या करेंगे, क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, इट इज एन आयनिक कंपाउंड। क्या है जी, आयनिक कंपाउंड क्या है। तो सबसे पहले बताओ, हम लोग पढ़े थे बॉन्ड के बारे में, थोड़ा बहुत बॉन्ड के बारे में पढ़े थे। बॉन्ड में क्या पढ़े थे कि हमारे जो भी एटम है वो क्या करता है, आपस में क्या बनाता है, बॉन्ड। बॉन्ड क्यों बनाता है, स्टेबिलिटी के लिए। किसके लिए, स्टेबिलिटी के लिए। सर स्टेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, तो देखो स्टेबिलिटी का हम रिफरेंस लेते हैं किससे, इनर्ट गैस से। तो इनर्ट गैस कौन कौन है जी, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। तो देखो हीलियम क्यों स्टेबल है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इसमें तो 2 एटॉमिक नंबर भी होता है, और इसमें सेल में क्या है, जैसे देखो ये अगर एटम है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। इसका जो सेल है, एक ही सेल है, उसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसका समझो कि इसका तो आउटर मोस्ट सेल और इनर सेल सब क्या है, एक ही हुआ। तो ये किसको फॉलो करता है, डुप्लेट को। किसको फॉलो करता है, डुप्लेट को। बाकी सब जो है इनर्ट गैस किसको फॉलो करता है, ऑक्टेट को। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं नियोन का। नियोन का क्या होता है कन्फिग्रेशन बताओ, इसके फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ, 2। और सेकेंड सेल में कितना होता है, 8। ऑर्गन में देखो, इसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ, 10, इसका क्या हुआ, 18। ऑर्गन की बात करें, इसका फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। सेकेंड सेल एल में कितना होगा, 8। और एम में कितना होगा, 8। तो देखो इसके आउटर मोस्ट सेल में भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 8। और इसके भी आउटर मोस्ट सेल में क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो तब देखा गया कि ये किसी से आसानी से क्या मौलिक एटम बॉन्ड नहीं बनाता है। पर नियोन जो है बॉन्डिंग करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो खुद क्या है, अस्टेबल है। जो अस्टेबल है वो क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि बॉन्ड बनाने से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, या लॉस और गेन होगा, या शेयर होगा। तो उसका ऑक्टेट जो है वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो जाएगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। और कोई भी एटम चाहेगा, तुम चाहोगे कि अब तुम अपना स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना। तो हर एक एटम क्या चाहता है कि हम क्या रहें, स्टेबल रहें। ठीक है, तो हर एक एटम चाहता है स्टेबल रहे, और इसके लिए हर एक एटम चाहता है कि अपने पड़ोसी इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को क्या कर लें, अचीव कर लें। जैसे मान लो हमारा सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। अब सोडियम का पड़ोसी बताओ, 2 है कि 10 है, 10 है। तो 11 वाला 10 कब बनेगा बताओ, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 11। और सोडियम का पड़ोसी नियोन के पास कितना है, 10। ये 10 कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो देखो सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया बताओ, नियोन की तरह हो गया कि नहीं। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 10। और इसके पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 11। 11 इलेक्ट्रॉन वाला 10 कब बनेगा, जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, तुमको पता है कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है बताओ। अगर ये एक एटम है, तो एटम के सेंटर में क्या है बताओ, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है बोलो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ये सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते रहता है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि एटम क्या होता है, न्यूट्रल। क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन। और यहां पर बॉन्ड बनने के दौरान किसका ट्रांसफर हुआ, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का। सोडियम के पास 11 एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर क्या है, 11। जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो अब भी प्रोटॉन कितना है, 11। लेकिन लॉस क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन। तब जोड़ो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन। तुमको पता है प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव। तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 1 पॉजिटिव हो गया। अरे बोलो, 1 पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया। तो ये Na+ बन गया। अब क्लोरीन का ले लो, क्लोरीन क्या करेगा बताओ, एक इलेक्ट्रॉन ले, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17। अब 17 का पड़ोसी कौन है बताओ, 10 है कि 10 है कि 18 है, 18 है। तो ये क्या चाहेगा कि हम किसके तरह बन जाएं, ऑर्गन की तरह। तो 17 इलेक्ट्रॉन इसके पास था, एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन गया, Cl-। ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। और उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड। हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट। देखो हम लोग क्लास में देखो
जो बच्चा क्लास में थ्योरी को अच्छे से सुना है, वहां पर हम प्रॉब्लम भी बहुत सारा डिस्कस किए थे। ठीक है, तुम लोग को सब प्रॉब्लम बताए थे, थ्योरी भी अच्छी तरह से बताए थे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ तो हम डिटेल लिखाएंगे नहीं, यहाँ पर हम क्या करें, जो टेस्ट में तुम्हारा क्वेश्चन उसको क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो जो हम पढ़ाए हैं तुमको, उसको क्या करना है, इस क्वेश्चन के साथ क्या करना है, रिलेट करना है, तब जाके हमारा हेल्दी डिस्कशन होगा। तब मजा भी आएगा क्वेश्चन डिस्कस करने में। बंद नहीं रखना है, दिमाग को एक्टिव रखना कि जो सर पढ़ाए हैं और तुम लोग जो टेस्ट में बनाया है और उससे अपना मैच करो। ठीक है ना। तो अगर हम 40-50 क्वेश्चन अगर कर लिए तो उससे क्या होगा, हमारा पूरा थ्योरी कमांड आ जाएगा। ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो आंसर क्या होगा बताओ, हमको तो पहला ही मिल गया। बाकी कौन सा कम बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बताओ, कि मास को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो रिएक्टेंट का मास है वही मास किसका होगा, प्रोडक्ट का। पढ़ा था ना तुम लोग। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, किसके साथ क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ देखो, अब बैलेंस करेंगे, जो रिएक्टेंट में जो मास है वही कितना होगा, जितना मास ईच एलिमेंट का रिएक्टेंट साइड है उतना ही क्या होगा प्रोडक्ट में। तो यहाँ पर मैग्नी ऑक्सीजन कितना है बताओ, एक, यहाँ पर कितना है, दो। तो यहाँ दो से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब दो से मल्टीप्लाई किया तो मेरा तो ऑक्सीजन क्या हो गया, दो हो गया, लेकिन मैग्नीशियम इधर दो, इधर क्या है, एक है, तो इधर भी दो से मल्टीप्लाई कर दो। अब हमारा क्या हो गया बताओ, बोलो। दो मैग्नीशियम इधर, इधर भी दो मैग्नीशियम, इधर भी ऑक्सीजन दो, इधर भी ऑक्सीजन। अब बताओ मैग्नीशियम का मास कितना होता है, बोलो। 24 होता है। कितना है, दो। ऑक्सीजन की कितना होता है, 16 इंटू टू, जोड़ो इसको कितना होगा। इधर देखो, इधर भी कितना, छोड़ो ना, तो जोड़ने की जरूरत नहीं, इधर देखो कितना है, दो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इधर भी है, इधर भी क्या है, दो ऑक्सीजन है, बोलो। तो इधर देखो, जो जितना मास इधर का होगा उतना ही मास क्या है, इधर का होगा। रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, मतलब मास को ना हम बढ़ा सकते हैं नहीं, ना क्रिएट कर सकते हैं, नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये कौन बोला था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो दूसरा का आंसर क्या होगा, सी होगा। अब ये सब चीज को हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस में है बताओ, फिजिक्स में। तो हम इसको जिक्र यहाँ पर क्यों करें बताओ। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। देखो अभी हम किसका जिक्र किए थे, आयनिक कंपाउंड का। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होता है, लेकिन वो कौन बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड। और यहाँ हमारा क्या, हम लोग पढ़े थे मॉलिक्यूलर कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड में किसके बीच होता है, नॉन मेटल के बीच। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो CH4 का नाम सुना है, ठीक है, पहला क्वेश्चन में था। अभी CH4 में देखो, CH4 में देखो, ये कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, जल्दी बोलो। कार्बन का 6 है और हाइड्रोजन का क्या है, 1। हाइड्रोजन का पड़ोसी कौन है, हीलियम। और कार्बन का पड़ोसी हीलियम भी हो सकता है और नियोन भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या चाहता है, हाइड्रोजन कार्बन से बोलता है कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करो, हमको दे दो। एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दो, हमको दे दो। और कार्बन भी बोलता है कि हमको दे दो। तो हाइड्रोजन अगर कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिया तो कार्बन का, ये बताओ, हाइड्रोजन के पास बेचारा एक इलेक्ट्रॉन था, वो भी दे दिया, इसका स्टेबिलिटी बढ़ा कर और घट गया। ठीक है ना। कार्बन भी अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन का स्टेबिलिटी क्या होगा, बोलो, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या कहा कि ना हम इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं ना इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। आओ हम दोनों मिलकर क्या करें, इलेक्ट्रॉन को क्या करें, शेयर करें। अब शेयर करेगा, देखो हाइड्रोजन का कितना होता है, बोलो, एक। पहले यहां पर देख लो, इधर ध्यान दो, इधर एक मिनट, यहां देखो, कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में बताओ, 4 है। तो कार्बन का क्या होता है, 6। के में क्या होता है, 2। एल में क्या होता है, 4 होता है। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास 4 है और आउटर मोस्ट सेल में कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो अगर 4 है तो अगर 4 मिल जाए
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अस्टेबल। दुनिया इसको क्या कहेगा, अस्टेबल। इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अगर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों देगा भाई, अपने स्टेबिलिटी भी क्यों डिस्टर्ब करेगा। हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को कितना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड ये कार्बन बोलेगा एक काम करो हाइड्रोजन, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाँ है। मेरे पास 4 है, एक एक का क्या कर लो, शेयर कर लो। क्या कर लो, शेयर कर लो। तो हाइड्रोजन का तो यहाँ डुप्लेट पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन का पड़ोसी इनर्ट गैस कौन है, हीलियम। और हीलियम का क्या होता है, 2। ये अपने पड़ोसी इनर्ट गैस के कन्फिग्रेशन को अचीव कर लिया, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गया, लेकिन कार्बन अभी स्टेबल नहीं हुआ। तो ऐसा ऐसा अगर 4 हाइड्रोजन हो जाए तो कार्बन भी क्या करेगा, चारों के साथ शेयर करके 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो देखो यहां पर भी 4, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, सबके साथ क्या कर लिया, सारा हाइड्रोजन क्या कर लिया, अपना डुप्लेट फॉलो कर लिया। और ये कार्बन भी क्या कर लिया, ऑक्टेट को फॉलो कर लिया। तो बताओ इलेक्ट्रॉन दिया कि शेयर किया। अगर दो दोस्त मिलकर एक दुकान खोलना चाहता है, मान लो दुकान में 2 लाख पूंजी लग रहा है, और उसके पास, हर एक दोस्त के पास 1-1 लाख रुपया है, तो दुकान तो 2 लाख में खुलेगा। तो क्या करेगा वो, 1-1 लाख करके शेयर करके दोनों मिलकर एक दुकान खोल देगा, ठीक है ना। और उस दुकान पर किसका अधिकार रहेगा, दोनों का। अगर ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसको कंप्लीटली नहीं दे रहा है, कह रहा है कि ठीक है हम तुमको दे रहे हैं, लेकिन जितना मेरे एक इलेक्ट्रॉन पर तुम्हारा अधिकार है उतना ही तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉन पर मेरा अधिकार है। मतलब बराबर का क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है। इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर कौन बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। और आयनिक बॉन्ड से बनने वाला कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड। तो बताओ बच्चों यहाँ पर कौन कंपाउंड होगा, मॉलिक्यूलर कंपाउंड में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और बताओ आयनिक कंपाउंड में क्या बनता है, लॉस और गेन से। लॉस कौन करता है, मेटल। गेन कौन करता है, नॉन मेटल। यहाँ पर लॉस ना हुआ ना गेन हुआ, यहाँ पर क्या हुआ है, शेयर। और शेयर में कौन भाग लेगा, नॉन मेटल। कौन भाग लेगा जी, नॉन मेटल। इसीलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा बताओ, 2 डिफरेंट नॉन मेटल। जरूरी है डिफरेंट है लिखा हुआ, सेम भी हो सकता है। जैसे मान लो कि H2 बन जाता तो सेम भी हो सकता था, Cl2 बन जाता, दोनों तो नॉन मेटल ही है ना, तो सेम भी हो सकता है। लेकिन हम ऑप्शन के अनुसार क्या करेंगे, आंसर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन हो गया ना, तो 3 क्वेश्चन हो गया। तीसरा में क्या हमारे, 2 डिफरेंट नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मॉलिक्यूलर फार्मूला पोटेशियम नाइट्रेट। देखो फार्मूला सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम 9th से किस क्लास में जाओगे, 10th में। जब हम 10th में तुमको पढ़ाएंगे तो उस समय फार्मूला का बहुत यूज होने वाला है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्लास में पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, तो थोड़ा एक बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं, लेकिन ठीक है ना। अब बताओ पोटासियम नाइट्रेट है, तो पोटासियम नाइट्रेट में पोटासियम बताओ 1+ होता है, ठीक है। और नाइट्रेट का क्या होता है, NO3-। जो चार्ज है वही हमारा क्या होगा बताओ, वैलेंसी। वैलेंसी को इसके नीचे लिख दो। अब बताओ हम क्या पढ़े थे, रूल को याद करो जो क्लास में पढ़ाए थे, कि जब हमारा वैलेंसी क्या है, सेम होगा, या चार्ज सेम है, तो हम कुछ भी लिखते नहीं है। क्या हो जाएगा, KNO3। बताओ किस में मैच कर रहा है, हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में जी। अब देखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड, कुछ नहीं करो, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला लिखो। इसका लिखो HNO3। बताओ हाइड्रोजन का क्या होता है, बताओ हाइड्रोजन कितना है तुम्हारे पास, एक। एक हाइड्रोजन यहाँ बगल में लिखो, यहाँ पर हाइड्रोजन का 1U होता है, इसको याद करना पड़ेगा। नाइट्रोजन का बोलो 14U, ठीक है। और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16U। अब देखो तुम्हारे पास हाइड्रोजन कितना है, हम डायरेक्ट बना देते हैं। हाइड्रोजन कितना है तुम्हारे पास, 1। तो 1 × 1U लिख दें, प्लस नाइट्रोजन देखो 1 × 14U, क्योंकि तुम्हारे पास कितना है, एक ही है। और एक का मास क्या होता है, 14U। लेकिन ऑक्सीजन तुम्हारे पास कितना है, 3। 3 × 16U जोड़ के बताओ कितना हुआ, 63 हो गया। तो बताओ आंसर क्या होगा। जिसको समझ में नहीं आता है यहाँ लिख भी सकते हो, सॉल्यूशन को क्या कर सकते हो। जिसको जिसको ये क्वेश्चन नहीं बना है क्या करो, सॉल्यूशन को लिख सकते हो, ठीक है ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर बराबर हम लोग क्या जानते हैं बताओ, 10⁻⁹ मीटर। बताओ इसमें कोई ऑप्शन में है? देखो लड़का पहले फंस जाएगा, पहला ही ऑप्शन है 10⁻⁹। ये मिलीमीटर को देखेगा नहीं, सीधे क्या मार देगा, यही है। अब बोलेगा कि वाह कितना इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो सब इजी ही है, लेकिन यहाँ क्या है मिलीमीटर, और क्या यहाँ पर क्या है मीटर। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कहाँ पर है। देखो यहाँ पर 10⁻⁷ सेंटीमीटर है, ये 10⁻⁹ से, यहाँ भी गलती कर सकता है लड़का, अरे बाप ये तो 10⁻⁹ वो भी 9 सेंटीमीटर हो सकता है। यहाँ क्या है, ये तो होगा ही नहीं, ये तो आराम से दिख रहा है। हमको ये लाना है, अब ये तो ऑप्शन में है नहीं, तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो अब देखो क्या करो, मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, तो 10⁻⁹ इंटू 100, ठीक है, तो कितना हो गया बताओ 10⁻⁷ सेंटीमीटर। क्या होगा बताओ, बी ऑप्शन, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत नहीं रे। अब देखो सिंबल, सिंबल देखो बहुत सारा नाम है, क्या था जो इंग्लिश का अल्फाबेट था उसी के आधार पर उसका सिंबल था, लेकिन कुछ हमको याद है कि सोडियम, पोटासियम, आयरन, ये कॉपर, ये सब क्या था बताओ, लैटिन ग्रीक वर्ड से बना हुआ था। तो बताओ क्या लिखा, सिंबल ऑफ टेकन फ्रॉम कैलियम। कैलियम, कैलियम किसके लिए है, पोटासियम के, इसीलिए तो मेरा सिंबल क्या होता है के। क्या होता है के। यहां पर जो के सिंबल लिया गया पोटासियम, कोई लड़का पी मार देगा, वो गलत है। पी किसका होता है, पी किसका होता है जी, पी होता है फास्फोरस का। पी किसका होता है, फास्फोरस का। अब देखो यहां पर क्या है, पोटासियम क्या है, कैलियम जो है, कैलियम में पहला लेटर क्या है के। तो यहां पर जो पोटासियम सिंबल आया वो किससे आया है बोलो, कैलियम। तो ये किसका होगा, इसका आंसर क्या होगा पोटासियम। चलो अब देखो आसान हो गया, एक बार डिस्कशन करने से क्या फायदा होता है ना, हम लोग जो पहला क्वेश्चन पर टाइम दिए उसका फायदा है। देखो क्या फायदा है बताओ, इलेक्ट्रॉन के लॉस से, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बनता है बताओ, केटायन। बोलो केटायन किससे बनता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोडियम क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया था बोलो लॉस, बोलो। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, इसका मतलब केटायन बनने में इलेक्ट्रॉन बढ़ता है कि घटता है, घटता है। Cl जो था, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन क्या किया था, इलेक्ट्रॉन गेन किया था। तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो बताओ क्या हुआ, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हो गया 18, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बढ़ गया। एनायन में क्या होता है, अब देखो सुनो, अब ध्यान दो इधर, यहां पर क्या था प्रोटॉन 11 था, यहां भी प्रोटॉन 11 था, समझ में आ रहा है जी। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन 11 था और यहाँ 10 हो गया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घट गया था। यहाँ पर देखो 17, एटॉमिक नंबर 17 है। देखो एटॉमिक नंबर का डिफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो प्रोटॉन में चेंज नहीं हो रहा है, एटॉमिक नंबर 17 का मतलब क्या होगा, प्रोटॉन नंबर भी क्या होगा 17। और अब ये एटम जब न्यूट्रल रहता है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बराबर। कभी एटम पर कोई चार्ज है क्या, क्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बराबर। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन किया, प्रोटॉन गेन किया कि इलेक्ट्रॉन गेन किया, इस पर ध्यान दो, क्या गेन किया बोलो, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें बढ़ेगा क्या, तुम जिंदगी में अच्छाई को इंक्लूड करोगे तो अच्छाई बढ़ेगा, बुराई इंक्लूड करो तो बुराई बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन थोड़े बढ़ेगा। तो बताओ प्रोटॉन तो अभी भी कितना रह जाएगा 70, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा। तो बताओ क्या बढ़ा, इलेक्ट्रॉन बढ़ाने जी। तो बताओ एनायन में क्या बढ़ेगा, मोर इलेक्ट्रॉन देन नॉर्मल एटम, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सब देखने की जरूरत ही। देखो जब एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन को, जब एक्सप्लेन करके डिस्कस करेंगे, तो एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हमारा 3-4 क्वेश्चन जो आने वाला है उस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, इजी गोइंग आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एटोमिसिटी। एटोमिसिटी किसको बोलते हैं बताओ, हम लोग क्या पढ़े थे, एटोमिसिटी किसको बोलते हैं। एटोमिसिटी में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल। तो बताओ ओजोन का फॉर्मूला क्या है बताओ, O3। सल्फर किस में स्टेबल होता है, एसेट में। S2 भी होता है, S6 भी एसेट, लेकिन स्टेबल जगह क्या है एसेट में। और फास्फोरस P4 में।
और ऑर्गन हमारा क्या, इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस आसानी से किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, अस्टेबल। कोई अस्टेबल है तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके, गेन करके, शेयर करके अपने स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना पसंद नहीं करेगा। इसलिए ऑर्गन हमारा क्या है, अकेला रहना पसंद करेगा। इसलिए उसका अकेला है मतलब क्या, एक एटम, इसलिए इसका एटॉमिसिटी क्या होगा, 1। तो देखो यहां पर देखो, पहला का क्या होगा, ओजोन का 3, देखो कहां ऑप्शन है, ये तो हमको डायरेक्ट यही मिल रहा है, क्योंकि पहला में 3 यही मिला है ना जी। उसके बाद 8, उसके बाद 4, 1, ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? अरे आ रहा है समझ में? ये सब पढ़ाए थे तुम लोग क्लास में, एक एक चीज को जितना भी क्वेश्चन किए हैं, इससे ज्यादा हम लोग पढ़ाए हैं, इससे बहुत ज्यादा पढ़ाए हैं क्लास में, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। समझ में आ रहा है? हमको लगता है क्लास में 100 से 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है ना? और सबको एक करके पढ़ा, और यहाँ भी तुम्हारा क्या करें, क्वेश्चन डिस्कस करें। समझ में आ रहा है? इसलिए क्लास को अच्छे से समझना, क्लास अच्छा समझोगे तभी। अब कोई बच्चा पढ़ा हुआ नहीं, उसको थोड़े समझ में आएगा। पर क्लास में जो जो क्लास में हम लेते हैं, हर क्लास को अटेंड करो, डेली क्लास करो, तभी जाके क्या करेगा, समझ में आएगा। और समझ में आएगा तो फिर नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छे से मजबूत होगा, फिर नेक्स्ट क्लास जब 10th में जाओगे तो और मजबूत होगा। समझे कि नहीं? ये फाउंडेशन है, ये क्या है, फाउंडेशन है। समझ में आ रहा है बात को? केमिस्ट्री में बिना एटम का काम चलने वाला नहीं है, बिना इलेक्ट्रॉन का काम नहीं चलेगा, ठीक है? चलो ये वाला हो गया एटॉमिसिटी। देखो क्या हो रहा है, हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इससे क्या फायदा हो कि हर एक क्वेश्चन से क्या है, आयनिक कंपाउंड क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या है, एटॉमिसिटी क्या है, फार्मूला कैसे निकाला जाता है, हर एक चीज को रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन के माध्यम से जो भी हम पढ़ाए थे क्लास में, वो सब क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। तो दिमाग को कहाँ रखो, जो हम क्लास में समझाए थे उसको दिमाग में करो, रिकॉल करो, तब जाके ये आज का जो डिस्कशन क्लास है वो क्या होगा, सफल होगा। समझ में आ रहा है बात को? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इजी क्वेश्चन है यार। द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? मान लो एक एलिमेंट है, मान लो एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन E2, अभी तुरंत समझाए, देखो अब तुरंत, अब इजी हो जाएगा। अब ये देखो E कोई एटम है, समझ रहा है ना, उसका एटॉमिक नंबर कितना है बोलो, 16। इसका मतलब आप बताओ, इस पर कोई चार्ज है क्या, यस या नो? कोई चार्ज नहीं है, इसका नो कोई चार्ज नहीं, ना प्लस है ना माइनस है। तो जो एटॉमिक नंबर होगा वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 11, सॉरी 16 है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा, 16, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, 16। लेकिन देखो क्या किया, इस पर अब 2 चार्ज हो गया, क्या हो गया, 2 चार्ज। बताओ, 2 माइनस का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, बेचारा 16 था इलेक्ट्रॉन और 2 गेन कर लिया, तो कितना हो गया रे, 18। देखो 18 को है बी में। जिसको जो दिक्कत होता है साथ साथ क्या करो, समझ में आ रहा है बात को? चलो अगला क्या है, अब देखो आराम से बनेगा, एक क्वेश्चन किए, देखो इधर, द एटॉमिक नंबर ऑफ एक्स कितना है रे, बोलो कितना है जी, 13। कितना है, यहाँ नीचे लिख दो, ये नीचे में क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, ऊपर में मास नंबर। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 13। इस पर कोई चार्ज है क्या, नहीं। तो 13 एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन भी कितना है, 13, इलेक्ट्रॉन भी कितना है, 13। कितना है जी, 13 प्रोटॉन, 13 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज, ओवरऑल चार्ज क्या हो गया, 0। इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये क्या बन गया बताओ, एक्स कितना है जी, 3+। अरे 3+ का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, लॉस किया है, क्या किया है? अब बताओ, 13 इलेक्ट्रॉन था, 3 लॉस किया, तो अब कितना बचा, देखो कहीं है ऑप्शन में, आ गया समझ में? आंसर के पर मत जाओ, इसके नीचे क्या आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना? वो तो आंसर इसलिए दे दिए कि तुम लोग किसी को नोट करना हो तो नोट कर लेना, ठीक है? मेन उद्देश्य क्या है कि हम जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान देना, हम उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना? तुमको यहाँ पर फोकस करना है कि हम सर क्या बता रहे हैं, ठीक है? फिर तुम लोग को कोचिंग का ग्रुप में हम डाल ही दिए हैं इसका, है ना? तो वो तो आराम से हो ही जाएगा, है ना? तो 3 इलेक्ट्रॉन घट गया, हो गया आंसर, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आओ, द केटायन ऑफ एन एलिमेंट, केटायन में क्या होता है, द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड इट्स नहीं, केटायन में इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है ना, केटायन में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, कम हो जाएगा। बताओ, मोर इलेक्ट्रॉन दे न्यूटन है, मोर इलेक्ट्रॉन थोड़े होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बोलो। अब जैसे केटायन में क्या होता है, अभी हम क्या बताए थे, केटायन में इलेक्ट्रॉन घटता है, तो क्या होगा, लेस इलेक्ट्रॉन देन
अभी बताएं जी। इलेक्ट्रॉन जैसे सोडियम Na से Na प्लस गया, तो ये Na में 11, Na प्लस में 10, तो इलेक्ट्रॉन घटता है ना। फिर देखो द केमिकल सिंबल, देखो इसमें लड़का कैसे फंसेगा, देखो इधर, देखो इधर क्या है, सिंबल ऑफ नाइट्रोजन गैस है, क्या है, गैस। और एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस कैसे पाया जाता है, N2 के रूप में। कोई N मार देगा, ये नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है जी। केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, अब क्या, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्या होगा, Na, क्या होगा, Na, क्या होगा जी, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो सोडियम, बताओ सोडियम जो है डिराइव होता है लैटिन वर्ड किससे, बोलो, नेट्रियम से। और नेट्रियम का क्या होता है, Na, तो ये है Na हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट हैविंग एटोमिसिटी, एटोमिसिटी देखो हम लोग डिस्कस, अब देखो आसान हो गया, क्लास आसान हो गया कि नहीं हो गया। एटोमिसिटी किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। अब बताओ, अभी तुरंत हम क्वेश्चन बनाए थे कि फास्फोरस का क्या होगा, बताओ फास्फोरस किस स्टेट में पाया जाता है, ये मतलब कि बोलो, टेट्राएटॉमिक। समझ में आ रहा है बात को, तो क्या होगा बताओ, P4, ठीक ना। अच्छा ये बताओ अभी तक कितना बच्चा का तो सही हुआ था, जितना हम डिस्कस किए हैं अभी तक, 15 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए, 15 कितना बच्चा का सही हुआ था, तुम्हारा, तुम्हारा, ठीक है ना। ठीक है, और देखो बहुत अच्छा, वेरी गुड। 14 भी है तो ठीक है, गलत हो गया तो क्या दिक्कत है ना। ये देखना कि गलती क्या की है, तुम लोग कंसेप्ट हो रहा है, मजबूत हो रहा है जी। और इस सारा कंसेप्ट को क्लास में करे किए थे ना, लगभग 10 से 15 क्लास, हम लगता है 15-20 क्लास लिए थे इसमें, पूरा डिटेल से किए, क्वेश्चन डिस्कस किए। तो कोशिश 40 से, ये कितना क्वेश्चन था, 50 था, 50 आउट ऑफ 50 आना चाहिए। मान लो 45 से ऊपर आ जाए तो वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। ये कोशिश करो और बेहतर करने का, ठीक है। ये लगता क्वेश्चन तो हो गया था ये लड़का। इंग्लिश इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट पोटासियम, एंड लैटिन में क्या बोलते हैं इसको, कैलियम। क्या बोलते हैं, कैलियम। ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तुरंत, ठीक है ना। उस पर नेक्स्ट क्वेश्चन जाओ, द फॉर्मूला ऑफ X3Y, द वैलेंसी ऑफ X and Y। अरे यार ये तो बहुत हल्का है, देखो इधर, कहता है कि एक कंपाउंड X3Y है, देखो कैसे समझेंगे, ठीक है, X3Y है, तो ये कंपाउंड क्या है, X3Y। सोचो ये कैसे बना होगा, इधर X, इधर Y। देखो ये तुमको पता ना क्रिस क्रॉस होता था, तो अगर ये 3 है तो 3 किसका था, इसका, तो इसको नीचे क्या होगा, 3, और इसके पास क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1। अब इधर से इधर ले जाओ, इधर से इधर ले जाओ, तो X का 1, Y का 3 किधर है रे, पहला होगा। कोई दिक्कत, अरे बोलो। देखो अगला क्या है, द फार्मूला ऑफ सल्फेट, द फार्मूला ऑफ, अच्छा फार्मूला ऑफ सल्फेट से हमको फार्मूला ऑफ क्या बनाना है, नाइट्राइड बना, क्या बनाना है, नाइट्राइड। देखो इधर X2, और क्या है, SO4, ऐसे इसको करो, यहाँ X है, देखो यहाँ पर क्या है, X, यहाँ क्या है, सल्फेट। सल्फेट का क्या होता है बताओ, 2। ऐसे यहाँ भी पता चल जाएगा, इधर क्या है, इधर 3 आ रहा है क्योंकि यहाँ 3 लगा हुआ, इधर तो 2 होगा ही, ठीक है। तो X क्या है जल्दी बोलो, X 3 है, अरे देखो ना, इसका इधर जाता है, उसका इधर जाता है, इसके एक्स, अरे एक्स वाला तो इधर चला गया ना, और इस सल्फेट किधर आया, 2 इधर आ गया, तो एक्स का कितना था वैलेंसी, 3 था, ठीक है। तो हमको नाइट्राइड बनाना है, ये तो बना चुका। नाइट्राइड में क्या होगा, ये एक्स है तो नाइट्राइड में N3 होता है, N3-, तो ये X3+ है, और क्या है, N3-, तो कुछ भी लिखेंगे क्या, दोनों क्या है, सेम। देखो इधर एक्स पर क्या आ गया, 3+ आ गया, और एन पर क्या आ गया, 3-, दोनों सेम है तो कुछ भी लिखते नहीं, लिखते हैं तो क्या होगा, एक्सएन, क्या होगा, एक्सएन कहाँ पर है, समझ में आ गया जी। कैसे इसको निकालने पता है, ये फार्मूला में देखो,
सल्फेट का 2 इधर आ गया, एक्स का 3 उधर गया, इसका एक्स का वैलेंसी को पता चल गया 3। नाइट्राइट का भी 3 होता है, तो 3 3 सेम हो गया, सेम होगा तो किसी को भी लिखेंगे क्या? पढ़ाए ना रूल जी, रिकॉल करो, पढ़ाए हैं ये सब, सब कॉपी में लिखा हुआ है, ये सब ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? एक्शन। अभी इसको जोड़ो, तो मास को जोड़ो। चलो ये सब बनाओ यार। कैल्शियम का क्या होता है बताओ, जल्दी बोलो। कैल्शियम का क्या होता है? 40। कितना होता है? तो कितना कैल्शियम है? 3, तो क्या होगा 3 × 40 प्लस फास्फोरस देखो कितना है 2, 2 × 31। और ऑक्सीजन तुम्हारे पास क्या है? 4 दूनी 8 है, एक ऑक्सीजन क्या होता है 16, तो 16 × 8 टोटल जोड़ो तो क्या होगा 120। 120 ये कितना होगा 62। ये क्या हो गया है? जोड़ो 128 और 120 कितना हो गया? टोटल 310 हो गया। ठीक है, कहाँ है 310? आ जाएगा, देखो यहाँ दिया भी, एक्सप्लेनेशन भी दिया, ठीक है। इसको मत देखना है, जो पढ़ा रहे हैं उसको देखो, ठीक है। इसको देखकर हम पढ़ाएंगे तो फिर हमको दिक्कत होगी, इसको देखना ही नहीं है। ये है आपातकालीन, है ना। द लैटिन लैंग्वेज नेम ऑफ एलिमेंट नेट्रियम, बताओ अभी नहीं पढ़े रहे। नेट्रियम की इसका किसके लिए होता है? सोडियम के लिए। बढ़ो आगे, कोई दिक्कत? अगला क्या? पोटास द फॉर्मूला फॉर्मूला पोटासियम नाइट्रेट, ये भी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। पोटासियम नाइट्रेट का क्या होता है? KNO3। कहाँ गया ऑप्शन? चलो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, देखो ये मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे ना, ये सब क्वेश्चन को डिस्कस किए थे कि नहीं क्लास में? तो तुम लोग को 40 में 40 आना चाहिए, है ना, जैसे पढ़ाया गया है। CaCO3 बताओ जल्दी, Ca का कितना होता है 40, कार्बन 12, एक ऑक्सीजन कितना है बोलो? 3 का कितना है, तो कितना होगा 48 प्लस 12, प्लस क्या है 40, कितना होगा 100 हो जाएगा। अभी सब हवा में क्वेश्चन सॉल्व करेगा, इतना स्टेप जाने की जरूरत भी नहीं। बताओ, सुनो इधर, ये हमारा क्या है? ये देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा एटम है, इस सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज? नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिट में, बताए थे ने। एक एटम के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस। और इसके न्यूक्लियस के सराउंडिंग जो है सर्कुलर पाथ, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट में कौन चक्कर मारते रहता है? इलेक्ट्रॉन। किसके? और न्यूक्लियस के। और क्योंकि न्यूक्लियस में क्या है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पर क्या है? निगेटिव। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या आंसर होगा? तीन। फिर सम ऑफ मास ऑफ एटम, अरे एटम जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? मॉलिक्यूल। तो एटम का मास जोड़ेगा तो क्या मिलेगा? मॉलिक्यूलर मास। कहाँ गया आंसर? हो गया ना बी। अरे कोई दिक्कत नहीं ना? मजा आ रहा है? ई क्या को सिंबल ऑफ कॉपर क्या होगा? Cu। ये किसका? अच्छा, चलो इसको, ये किसका सिंबल है? कोबाल्ट। ये क्रोमियम। ये किसका है? क्रोमियम। ये ये किसका है? कॉपर का। तो डी हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। द सिंबल ऑफ द एलिमेंट कोबाल्ट, अल्बुनियम, हीलियम एंड सोडियम रिस्पेक्टिवली रिटेन बाय स्टूडेंट आर एज फॉलो, विच सिंबल इज करेक्ट वन? ये स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया, कौन सही लिखा? मान ला कि देखो ये चारों स्टूडेंट के द्वारा लिखा गया है। मान लो ये तुम्हारे द्वारा, वो उसके द्वारा, वो उसके द्वारा, ये इसके द्वारा। बताओ कौन बच्चा सही लिखा था? सी वाला बच्चा क्या है? सही लिखा है, बाकी सब बकलोल था, गलत लिखा है। यहाँ सी और ओ, ये तो हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ये किसका सिंबल बोलता है बोलो? एलिमेंट का, कोबाल्ट का। ये सीओ किसका है? कार्बन मोनोऑक्साइड का। कोबाल्ट का क्या होगा? पहला लेटर कैपिटल, दूसरा स्मॉल। ये गलत हो गया। यहां देखो पहला कैपिटल ए, दूसरा स्मॉल। ये पता नहीं किसका लिखा है, ठीक है। सोडियम का लिखा है। सोडियम का तो नहीं होता है, देखो सोडियम का नहीं होता, नहीं एसओ लिख दिया, वो जान के लिखा कि चोटाई क्या करेगा, एसओ देकर मार देगा, बोलेगा कि बहुत हल्का क्वेश्चन था। है तो हल्का ही क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? क्या होगा जी? जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी तुरंत डिस्कस किए थे ना। डॉल्टन क्या बोला था? डॉल्टन बोला था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम से छोटा पार्टिकल नहीं होता। सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब क्या? एटम के अंदर, सब मतलब नीचे या अंदर बोल सकते हो। तो सब एटॉमिक पार्टिकल मतलब एटम के अंदर क्या है? द सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एटम है पॉजिटिव चार्ज। अभी तुरंत ने तुमको डिस्कस किए थे, अभी तुरंत किए थे जी, कि एटम ये सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस, ये न्यूट्रॉन, ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। ये क्या बोल रहा है? पॉजिटिव क्या होगा कने? हो गया। चलो ये देखो क्या लिखा हुआ। अच्छा इस ये आंसर कौन मारा है? देखो ये लगता है कि गलत हो सकता है। टू एलिमेंट एक्स एंड वाई है वैलेंसी 5 and 3 and 2, यही ना? देखो आयरन का वैलेंस, आयरन क्या होता है? आयरन +2 और +3 स्टेट में होगा, ठीक है ना? 5 थोड़े होगा रे, 5 फास्फोरस का होता है, PCl5 बनता है, ठीक है? तो 5 पॉसिबल थोड़े है नाइट्रोजन के लिए। यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन लिखा, हमको लगता है क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए, ठीक है ना? इसको सुधार लेना, ठीक है? इसको अब छोड़ दो अभी, ठीक है? अरे या तो रुको एक मिनट, 5 and 3, ये फास्फोरस ही होगा, ठीक है ना? नाइट्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन भले होता है 5, ठीक है ना? अब वैलेंसी क्या होता है? कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो 5 वाला को 3 चाहिए ना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा वेरिएबल वैलेंसी 11th में पढ़ना है बॉन्डिंग में। ड्यू टू देखो ये अब अभी तुम लोग अगर इसको एक तो इसको बोनस ही कर दो। ये 11th में पढ़ना है कि एक होता है वेरिएबल वैलेंसी। क्या होता है? वेरिएबल वैलेंसी ड्यू टू वैकेंट डी ऑर्बिटल। अब तुम वैकेंट डी ऑर्बिटल भी तुमको पता बोलो है, तो हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इसको छोड़ दो, है ना? क्योंकि ये ऑप्शन ही मैच करने कर रहा है, ठीक है? ठीक ना? कितना नंबर? 29 है। अच्छा देखो, टू और मोर एटम केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। अरे टू या मोर एटम आपस में मिलकर क्या बनता है? मॉलिक्यूल। दो या दो से अधिक एटम आपस मिलके क्या बनता है? मॉलिक्यूल। क्यों एटम मॉलिक्यूल बनाता है? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए। और एक बात जान लो, स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा। क्या है? स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। दो, तुम लोग और नॉलेज को थोड़ा बढ़ाओ। कोई बोलेगा क्यों बॉन्ड बनाना चाहता है? तो एनर्जी को कम करने के लिए। अरे एनर्जी रहेगा तो बौखते रहेगा ना। अब बौखेगा कौन आदमी? इधर उधर कौन बौखेगा? इधर उधर कौन घूमेगा? जिसको स्टेबिलिटी नहीं है। तो कोई भी बॉन्ड क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए और एनर्जी को कम करने के लिए। तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है ना? तो हमारा क्या होगा आंसर बताओ? मॉलिक्यूल, ठीक है? अरे डिस्कशन के दौरान आगे पीछे भी करना चाहिए ना। व्हाट इज द व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर एन स्मॉलर पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट? एटम होगा और क्या? मैटर किसके बना हुआ है? अगर हम किसका बना हुआ है? एटम का, ठीक है? यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कोई जिक्र भी नहीं किया है। डॉल्टन क्या बोला था? सबसे छोटा यूनिट कौन होगा? एटम, ठीक है? अच्छा ये तो इजी क्वेश्चन, तो रटने वाला है। इसमें हम क्या समझाएं? क्लोरीन का मास क्या होगा? 35.5। इसको आगे बढ़ो, तो हम क्या करें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन द मास ऑफ 36, व्हाट इज द मास? अरे यार, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? रिएक्टेंट का जो मास होगा वही किसका होगा? प्रोडक्ट। अभी सुनो, ये हमारा दो हाइड्रोजन प्लस वन ऑक्सीजन क्या बनाया? टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। देखो हम दो ये सब क्यों लिख रहे हैं? हम लोग 10th में पढ़ेंगे बैलेंसिंग करना, ठीक है ना? बैलेंस करने का। अरे यार अगर एटम इधर रिएक्टेंट साइड सेम नहीं होगा प्रोडक्ट का, तो फिर मास कैसे कंजर्व रहेगा? मान लो इधर दो हाइड्रोजन रहता, इधर इधर 4 हाइड्रोजन रहता, इधर दो ही हाइड्रोजन रहता, तो फिर कैसे बैलेंस होता? एक तरफ 1 किलो आलू,
और एक तरफ आधा किलो आलू, कहेंगे बराबर, कैसे होगा बताओ? इसके लिए एटम को क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। रिएक्टेंट साइड ऑफ ईच एटम इज इक्वल टू रिएक्टेंट साइड, जो भी यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट है, यहाँ कौन है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एलिमेंट का जितना एटम रिएक्टेंट साइड है उतना ही किधर है? प्रोडक्ट साइड। इधर भी दो दूनी चार, इधर भी क्या है? दो दूनी चार। रिएक्टेंट साइड जितना एटम ऑक्सीजन का है उतना ही क्या है? प्रोडक्ट में। देखो ये ओ और यहाँ दो का मतलब क्या है? यहाँ दो मत लिखना बैलेंस करने में, आगे में लिखना है। ये हम 10th में बताएंगे, जब पढ़ाएंगे 10th में तुम लोग को, तब तो 2-3 महीना बाकी है इसमें, है ना? तब सीखोगे। ऐसे भी आप देखो ना, ठीक है ना? तो बताओ, एटम रिएक्टेंट में जितना है उतना कितना है? किधर है? प्रोडक्ट में। तो जब एटम इक्वल होगा ईच एलिमेंट का, ये नहीं कि सोडियम डाल के कर देना, कोई दूसरा एटम जोड़ के नंबर बराबर करना, तब नहीं। जो एलिमेंट रिएक्टेंट साइड है वही एलिमेंट कहाँ रहना चाहिए? प्रोडक्ट साइड। और जितना नंबर में रिएक्टेंट साइड होगा उतना ही नंबर में प्रोडक्ट साइड होगा, तब हमारा कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होगा? फॉलो करेगा। समझ में आ गया? क्या होगा बताओ? 36 नहीं होगा रे। जब जब हमारा रिएक्टेंट 36 है तो प्रोडक्ट भी क्या होगा? क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट। नहीं तो देख लो इधर कितना हाइड्रोजन है बताओ? 4 हाइड्रोजन है, तो 4 इंटू 1 कर दें। ऑक्सीजन कितना है? 2 इंटू कितना हो गया? 36 नहीं हो गया? इधर जोड़ो, इधर भी कितना हाइड्रोजन है? 4। और ऑक्सीजन कितना है? अरे 4 गुना 1 प्लस कितना हो गया? 36। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये तो समझ में आ गया रे? बोलो बाबू, कोई दिक्कत है ना? अब देखो कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग हैज मॉलिक्यूलर मास 36.5। अब सोच लो, तुमको कार्बन मॉलिक्यूल बोला है, अब एगो C2 मॉलिक्यूल भी ले लेते हैं। 12 इंटू क्या हो गया? 24। ठीक है ना? चलो ये तो नहीं होगा। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल तो होगा ही नहीं यार, हाइड्रोजन H2 होता है बेचारा, कहाँ से होगा 36.5? कहाँ? इसके पास एक एटम का 1 मास होता है, 2 एटम मिला क्या होगा? 2 होगा। ये कहाँ से होगा? सल्फर मान लो 8 भी होता है तो ज्यादा हो जाएगा ना, 16 इंटू 8 करो तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ लाना कितना है? इसको देखो तो हाइड्रोजन का क्या होता है? 1। और क्लोरीन का क्या होता है? 30.5। देखो कभी काल यहाँ से इसमें मैच भी करता है, ये देखो। समझ आ रहा हो कि नहीं? डेसिमल में तो देखो 30.5 तो हम लोग अभी पढ़े थे, अभी तो क्वेश्चन आए थे। 30.5 प्लस 1 क्या हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत? ये सब हल्का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर, नहीं नहीं, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर विल मोस्ट लाइकली फॉर्म एन एनायन। अच्छा सिंपल सोचो, एनायन का मतलब क्या बताए थे? इलेक्ट्रॉन लॉस करना कि गेन करना? गेन करना। भैया जिसको पता है कि हम गेन करेंगे तो मेरा स्टेबिलिटी क्या होगा? अचीव हो जाएगा। हम आप पड़ोसी इनर्ट गैस के कन्फर्मेशन को अचीव कर लेंगे, वही इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जो जान रहा है कि गेन करने के बाद मेरा स्टेबिलिटी और डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्यों गेन करेगा? जो लॉस करके खुश है वो लॉस करेगा, वो केटायन बनेगा। जो लॉस करके अपने पड़ोसी नट गैस के कन्फर्मेशन को अचीव कर रहा है, वो लॉस करके क्या बनेगा? केटायन। और जो गेन करके अपने पड़ोसी नट गैस के कन्फर्मेशन को अचीव करेगा, वो क्या बनेगा? एनायन। समझ में आ रहा है बात को? अब देखो, देखो तुम लोग 13 है, तुम लोग बताओ। फिर से हम बगल में लिखते हैं, हीलियम का 2, उसका बाद बताओ ऑर्गन का 18। ये इनर्ट गैस, सॉरी नियॉन का 10, ठीक तो है। ऑर्गन का क्या हो? 18। और क्रिप्टन 30 से, उसका जरूरत ही नहीं यहाँ पर। यहाँ देख बताओ, ये 13 के बगल में क्या है? 13 ये है। 13 के बगल में कौन है? 2 है कि 10 है? 10 है। अरे 13 के पड़ोसी 10 होगा ना, 3 का डिफरेंस है। तो ये किसके तरह बनना चाहेगा? 10 की तरह। तो 13 वाला 10 कब बनेगा? जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। लॉस करेगा तो क्या बनेगा? एनायन की केटायन? केटायन बनेगा। यहां बना क्या रहे हो? एनायन। समझ में आ रहा है बात को? और ये क्या करेगा बताओ? ये 18 है, 18 वाला क्यों करेगा? क्यों बॉन्ड बनाएगा भैया? इसको तो दुनिया, इसके साथ तो कुछ बनना लोग चाह रहा है। ऑर्गन 18 है, इनर्ट गैस है, ये स्टेबल है। इसके पड़ोसी वाला तो एटम चाह रहा है कि हम इसके तरह बने। ये लॉस गेन करके और बर्बादी करेगा क्या? क्यों कोई अपना स्टेबिलिटी डिस्टर्ब करेगा? ये इलेक्ट्रॉन लॉस ना करेगा ना गेन करेगा। तो ये बताओ क्या होगा? बोलो। 18 है,
तो ये ना लॉस करने गेन किया तो क्या रह गया, न्यूट्रल रह गया। ये ना केटायन ना एनायन, ये भी नहीं होगा। मैग्नीशियम 12, बताओ 12, 12 का पड़ोसी कौन है, 10। तो 12 10 कब बनेगा, जब गेन करेगा कि लॉस करेगा, लॉस करेगा। कितना लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर चार्ज कितना होगा, 2। तो ये क्या, जो लॉस करेगा वो क्या बनेगा, केटायन। तो ये केटायन बना, ये न्यूट्रल रहा, और ये भी केटायन बन गया। और ये देखो 17 है, 70 का पड़ोसी 10 है कि 18 है, तो 17 वाला 18 कब बनेगा, 17 वाला 18 कब बनेगा। किसी के पास 17 इलेक्ट्रॉन है और जान रहा कि 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, अस्टेबल हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा कि गेन करेगा, तो 17 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो गया, 18। जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो उस पर कौन सा क्या होगा, वो केटायन के एनायन, एनायन। तो एनायन कौन होगा, क्या होगा, 17 होगा आंसर डी। समझ समझ के पढ़ना है ना। अब देखो अभी तुरंत तुरंत हम समझाए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फेशन विल फॉर्म केटायन। अब काउंट करो इसके एटॉमिक नंबर, काउंट करो, बताओ। पहले तुम कुछ नहीं करो, सिंपल सोचो, सिंपल सोचो, सोचो ये 7 है, 7 लॉस करना आसान है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन। अच्छा बताओ ये 8 कब बनेगा, या तो इस 7 यहां से लॉस कर दे तो पड़ोसी 8 की तरह हो जाएगा, या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएगा। बताओ क्या करना पसंद करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान है ना, तो हमको बोलता है केटायन है तो गेन करेगा ना, गेन करेगा तो क्या बनेगा, एनायन। इसके पास कितना आउटर मोस्ट में, 7, ये 7 लॉस करके गेन करेगा, ये गेन के करके पड़ोसी नियोन की तरह बनना चाहेगा, तो ये भी क्या करेगा, गेन, ये भी क्या होगा, एनायन। और ये क्या है, ये तो ऑक्टेट कंप्लीट किए हुए हैं, ये क्या है बताओ, ऑर्गन है। कौन है, ऑर्गन। ये ना लॉस करेगा ना गेन करेगा। ये बेचारा को देखो, इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने पड़ोसी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन को अचीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ। इसका पड़ोसी कौन है, ये हमारा कौन है बताओ, ये मैग्नीशियम है। कौन है जी, मैग्नीशियम 12, 282 हो गया, 2 8 10 2 12। इसका पड़ोसी कौन है, नियोन। तो हम क्या बोले थे कि स्टेबिलिटी का क्या होता है कि अपने पड़ोसी नेट गैस के कन्फिग्रेशन को क्या करना, अचीव करना। यहां देखो 12 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके अपने पड़ोसी किसके तरह हो गया, 10 की तरह। और जो लॉस करेगा वो क्या बनाएगा, क्या बनेगा जी, केटायन। तो ये क्या हो गया, केटायन। आंसर क्या होगा, डी होगा। क्या होगा जी, ये दोनों एनायन बना, ये क्या बना। आंसर में तो खाली उतना लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग को कोशिश करना हर एक ऑप्शन पर जाएं जिससे क्या हो, कंसेप्ट क्या है, क्लियर हम लोग का हो, ठीक है ना। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल सिंबल पी। ये तो बार बार हम समझा चुके हैं यार, पी किसके लिए है। अब देखो लड़का क्या गलती करेगा, अच्छा यहाँ ना ऑप्शन में है, हम अगर अगर इसको और चेंज करते तो क्या कर देते हैं, सल्फर की जगह पोटासियम रख देते हैं, लड़का पी समझ के पोटासियम भी मार देता। लेकिन पोटासियम का क्या होता है, अब पी किसका होता है जी, फास्फोरस का, ठीक है, कोई दिक्कत। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है इधर सेम मॉलिकुलर मास एज इट एटॉमिक मास। बताओ, हम लोग पढ़े थे एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी में पढ़े थे मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक, टेट्राइसेक्रिक, पॉलीएटॉमिक पढ़े थे। मोनो एटॉमिक में कौन कौन था बताओ। देखो मोनो एटॉमिक में कौन कौन था बताओ, जो इनर्ट गैस था, कौन कौन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, ये सब था ना। अब बताओ क्रिप्टन, जेनॉन, जो भी। तो ये मोनो एटॉमिक मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें नंबर ऑफ एटम क्या हो, एक हो। एक एटम है तो जो एटम का मास होगा वही इसके, क्योंकि ये क्या है मोनो एटॉमिक, तो ये आंसर क्या होगा बताओ जल्दी, नियोन होगा, क्योंकि नियोन क्या है, इनर्ट गैस है और ये मोनो एटॉमिक है, इसलिए इसका एटॉमिक मास इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास। तो किस बताओ, मॉलिक्यूलर मास एटॉमिक मास इक्वल किस में होगा, मोनो एटॉमिक की डायटोमिक में कि ट्राइटोमिक में, मोनो एटॉमिक में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि which of the following not a postulate of Dalton-Nevill theory, atoms are neither created nor destroyed, इसी का दिया हुआ है, ठीक है ना। फिर द रिलेटिव नंबर एंड काइंड, सब लोग अभी हम तुरंत पढ़ाए थे, अभी तुरंत पढ़ाए थे ना कि द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट गिवन, किसी भी कंपाउंड, जैसे वाटर है, वाटर को कहीं का भी पानी हो, अमेरिका का पानी हो या ऑस्ट्रेलिया का पानी हो या गंगा जी का पानी हो या हमारे क्यूल नदी का पानी हो या समुद्र का पानी हो
या तुम्हारे टेप वाटर का पानी हो, सबका फॉर्मूला क्या होगा, H2O। और इसमें एटम और ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का क्या है, रेशियो फिक्स है। ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये भी बिल्कुल सही बात है। एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर एलाइक इंक्लूडिंग देयर मास, ये क्या है, गलत है। ठीक है ना, और ये एटम सबसे छोटा, ये भी डॉल्टन बोला था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए मॉलिक्यूल, ये तो हो गया, पहला ही हो गया। रे मॉलिक्यूल में एक एटम होता है कि एक से ज्यादा। अब बोलेगा कि सर इनर्ट गैस में तो था, इनर्ट गैस है क्या, ऑक्सीजन इनर्ट गैस है जी, बोलो। तो ये एटम है, मॉलिक्यूल थोड़े है। ये ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन तो, ऑक्सीजन का ऑक्टेट थोड़े कंप्लीट है। ये तो चाहेगा कि हम क्या करें, शेयर करके इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करें, अपने ऑक्टेट को क्या करें, कंप्लीट करते। इसके लिए दूसरे एटम के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा ना जी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए पॉसिबल अल्टरनेटिव, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, बिल्कुल सही है। एटम आर टीनी इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअल अल्टीमेट पार्टिकल। ये तो डॉल्टन तो इस पर एकदम जिद्दी जिद्दी था, जीत था, अड़ा हुआ था एकदम। एटम से छोटा पार्टिकल कोई होता नहीं, तो एकदम बोला ही था। ठीक है, एटम कंबाइंड रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, ये भी सही है। ठीक है, अब कहता है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कैन हैव सेम मास। डाल्टन क्या बोला था कि जो अलग अलग एटम है उसका शेप अलग है, समझा क्या, नंबर ऑफ एटम अलग क्या है, अलग है, और मास भी क्या होता है, अलग है। ये क्या बोल रहा है, ये अलग अलग एलिमेंट का मास क्या है इससे, मतलब ऑक्सीजन और फ्लोरीन का मास सेम होगा क्या। लेकिन ये बात आगे जाके गलत भी निकला, जो हम लोग पढ़ेंगे आइसोबार, आइसोबार पढ़ेंगे, बहुत सारा चीज़ सीखेंगे नेक्स्ट चैप्टर जब तुम लोग को पढ़ाएंगे हम क्लास में, तो बताएंगे आइसोबार आइसोटोप को, जो लगता है शुरू किए हुए ना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम बताएंगे। वहाँ पर बात करेंगे इस पर कि डॉल्टन क्या बात सही बोला और क्या बात क्या है। ऐसे हम बताए भी थे क्लास में, पहले दिन बताए भी थे, लेकिन उसको और डिटेल से क्या करेंगे वहाँ बताएंगे इस चैप्टर में जो हम लोग अभी पढ़ा रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, तो उस चैप्टर में बताएंगे कि आइसोटोप आइसोबार पढ़ाएंगे, तो जो डाल्टन का कमी था वो और बढ़िया से क्या आएगा वहाँ समझ में आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर मतलब क्या है, जो गलत है वही हमारा क्या है, सही है। ठीक है ना, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी गिवन सबस्टांस आर सिमिलर। कोई भी सबस्टांस का मॉलिक्यूल सिमिलर थोड़े होगा। मॉलिक्यूल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ सबस्टांस, द प्रॉपर्टी ई भी क्या है, गलत है। इसमें नॉन ऑफ द एबव दिया, मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट बाय केमिकल फार्मूला, लेकिन मॉलिक्यूल अब नहीं, लेकिन देखो H2 में क्या करोगे, हाँ, ई वाला क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, इसको ये रखो, समझे कि नहीं, साइड रखो इसको, बाद में बताओ। ठीक है, अब देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो इसको भी बोनस करो। ठीक है, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्टाइटोमिक, क्या होगा बोलो, सल्फर, एसेट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट फॉर्मूला, किसका, देखो CaCl2 होता है, ठीक है, और Bi+3 स्टेट में पाया जाता है, क्या होता है, +3 स्टेट में पाया जाएगा। अब PO4 भी क्या होता है, +3 -3 में पाया जाता है, तो ये दोनों ये सही है। ये होगा Na2SO, कैसे होगा, देखो Na क्या होता है, Na+ SO4 2-, ये 1, ये क्या है 2 है, समझ में आ रहा है बात को, समझे। और ये Na2SO4 होगा ना, यहाँ क्या है NaSO4 है, तो यहाँ पर 2 होगा तब सही होगा ना, Na2 है सब। देखो सोडियम क्या है Na+, सल्फर क्या है 2-, यहाँ 1 यहाँ 2, क्रिस क्रॉस करोगे तो क्या होगा Na2S, यहाँ क्या दिया हुआ NaS, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी क्या है गलत, यहाँ 2 होना चाहिए था ना, तो ये क्या है सही। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देख तो एक दो क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो थोड़ा क्या है, अब नन ऑफ द एबव दिया हुआ है, तो उसको जब तक क्लियर नहीं होता उसमें बोनस से भी कर दो। ठीक है ना, ठीक है, फिर वो क्वेश्चन वो भी ऑप्शन गलत था। ठीक है, समझे बात को। फिर कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, पहला तो सही है, एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि क्यों न्यूट्रल होता है, जितना प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही निगेटिव चार्ज, तो क्या होगा एटम न्यूट्रल ही सही है। द साइज ऑफ, देखो ये एक्चुअली हम लोग को पढ़ना है, साइज वाला कंसेप्ट पढ़ना था पीरियोडिक टेबल क्लास 10th में, जिसको CBSE हटा दिया 10th में, 11th में।
सिंपल सोचो, इतना एक थोड़ा सा हम बता देते हैं, ठीक है। साइज ऑफ कैटाइन स्मॉलर देन साइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एटम, इसको हम समझ लेते हैं इसे, ठीक है। लेकिन ये तुम लोग को बनाया था ये क्वेश्चन, डी दिए थे, लेकिन ये है उसमें सिलेबस में तो नहीं है साइज पर, लेकिन हम लोग समझ ले। देखो बताओ, कैटायन, सिंपल सोचो, सोडियम का ले लो। ए लड़की इधर ध्यान दो, या लड़का इधर देखो, सोडियम के पास 11 है, और जब ये Na+ हो गया क्या हो गया, 10। इसके पास 11 प्रोटॉन, इसके पास भी कितना है, 11 प्रोटॉन, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, इसमें 11 प्रोटॉन को अट्रैक्ट कितने इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, और यहाँ 11 प्रोटॉन मिलके 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ होगा, यहाँ होगा। तो जब अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा, जो हम आगे जाके 11th में इसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, एक टर्म है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। हाँ, अब देखो यहाँ पर एक चीज और देख सकते हो कि यहाँ पर देखो सेल का नंबर कितना है, बताओ, सोडियम है, तो क्या होगा 281, के सेल, एल सेल और एम सेल। अरे हाँ बताओ, के सेल, एम सेल, एम सेल, देखो इसको फिर से बनाते हैं, रुको। सोडियम का लो, सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 11। तो हम लोग बताए थे कि फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेकेंड सेल, ये क्या हो गया, थर्ड सेल। यहाँ पर क्या न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, के, एल और एम। के में कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ, 2। एल में कितना है, 8। ए में कितना है, 1। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो एक इलेक्ट्रॉन एम वाला क्या हो गया, चला गया ना। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का चला गया, तो सेल भी क्या है, चला गया। अब हमारे पास कितना सेल है बताओ, Na+ के पास कितना सेल हो गया, 2। के और एल, तो बताओ 2 सेल है, तो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेल, ये क्या हो गया, सेकेंड सेल। बताओ किसका साइज ज्यादा है, तो बताओ क्या होगा, साइज ऑफ कैटायन सही है, कैटायन का साइज घट गया, क्योंकि सेल नंबर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन लॉस करने से सेल नंबर क्या हो गया, कम हो गया। फिर साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन दैट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एटम। लेकिन इस बात को भी जरूर ध्यान रखना कि यहाँ 11 प्रोटॉन मिलके 11 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं, और यहाँ 11 प्रोटॉन मिलके 10 को, कम हो गया इलेक्ट्रॉन, इसको अट्रैक्ट करना क्या हो गया, आसान। और जब हम अट्रैक्ट करेंगे तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा आउटर मोस्ट सेल को, तो क्या करेगा, जितना खींचेगा खींचेगा तो उसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो अगला, देखो साइज ऑफ एनाइन बिगर देन कोरस्पॉन्डिंग एटम। देखो यहाँ पर मान लो ये क्लोरीन है, क्लोरीन का, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना, Cl-। यहाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है, 17, 17, 17 मतलब 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 17 प्रोटॉन मिलके 17 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किए हुए हैं, और यहाँ क्या होगा, Cl- में 17 प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 18। इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना, ज्यादा हो गया तो होल्ड करना क्या हो गया, मुश्किल हो गया, तो साइज बढ़ने के बजाय क्या हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या हो गया, कम, नेट अट्रैक्शन घट गया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल सोचो कि तुम रास्ता में जा रहे हो, छोटा छोटा बच्चा, 5 बच्चा को पकड़ना, एक बच्चा और ज्यादा हो गया, 5 बच्चा को कैच करना आसान था कि 6 बच्चा को, 5 बच्चा को, 6 होगा तो एक आध लात तुमको भी दे देगा, समझ रहे बात को, थोड़ा उसको होल्ड करना क्या हो जाता है, मुश्किल, ठीक है। फिर कहता है एन एटम एंड इट्स आयन हैव अनइक्वल नंबर। अरे यार, इतना केटायन एनायन पढ़े हम लोग, क्या किए, किसका लॉस किए, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इलेक्ट्रॉन गेन किए, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़छाड़ किए हैं। प्रोटॉन तो क्या है, केटायन, न्यूट्रल से केटायन बने या न्यूट्रल से एनायन बने, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है। हम लोग लॉस किसका कर रहे हैं, गेन किसका किस कर रहे हैं, शेयर किसका कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का। तो प्रोटॉन में कोई थोड़े चेंज होगा, तो ये क्या है, गलत है, हमको रॉन्ग ही तो बोल रहा है, जो रॉन्ग है वही तुम्हारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। फिर which of the following statement is not true about, which of the following statement is not true about atom, atom are not able to exist independently। सही बात है कि एटम क्या करता है, बोलो, अकेले एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सेप्ट अलग है कि इनर्ट गैस, नहीं समझे कि नहीं, समझ रहे हैं बात को। फिर कहता है कि एटम आर द बेसिक यूनिट फॉर विच मॉलिक्यूल एंड आयन आर फॉर्म, ठीक है, ये भी क्या है, सही है कि एटम आर क्या है, बेसिक यूनिट होता है कि नहीं। अरे मॉलिक्यूल किससे बना है, एटम से मिला। एटम ऑलवेज न्यूट्रल होता है, जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन
ना करे। जब लॉस और गेन करेगा तो आयन बन जाएगा ना। फिर अगला क्या है, डी डी में एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म मैटर दैट वी कैन सी फील और, मजाक कर रहा है यार, एटम को हम देख सकते हैं क्या? कहाँ है एटम दिखाई देता है? एटम इतना छोटा है कि इसको हम खुली आंख से देख नहीं सकते हैं। यही क्या है डी, देखो एटम देख रहा है, एक एटम को, सिंगल एटम को देख सकते हैं क्या? नहीं। ये जो डी है रॉन्ग। विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इन नॉट टेकन फ्रॉम लेटिन, बताओ ए लड़का। देखो के तो लेटिन याद है, केलियम, ये क्या था नेट्रियम, ये क्या था क्यूपरा, ये जिंक, तो जिंक तो जैसे है वैसे है ना, जिंक जो है वही इसका क्या है सिंबल है, ठीक है। तो डी नंबर होगा, डी नंबर होगा कहाँ, बाकी तो क्या है लैटिन डेरिवेटिव है, समझ में आ गया। अब ये सब तो याद करने का चाहिए। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कौन दिया था, प्राउस्ट। कोई दिक्कत, विच वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु प्रपोज द मेटर, बताओ एटम इनडिविजिबल है, कौन बताया था बोलो, डाल्टन। कौन बताया था, डाल्टन। फिर कहता है व्हाई इज एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है सुनो एक मिनट, तो तुम लोग को 50 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे, दो तीन वो जो हम लोग क्या किए हैं उसको, ऑप्शन थोड़ा क्या है उसमें थोड़ा सा है ना कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन क्या, कुछ ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है ना। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बोनस कर देते हैं का वो, ठीक है ना। ठीक है, ये नंबर काट लें तुम लोग का बोनस। ठीक है, तो पूरा हम लोग प्रयास किए, समझे। देखो ये क्लास नहीं हो सकता, क्लास में तो हम लोग इसको पूरा डिटेल से पढ़े हैं। आज इस मुकाम तक इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के हालत में तब आए जब हम लोग क्लास में अच्छे से क्या करें, पढ़ाई किए। तो नोट्स को क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करो, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट जो भी टेस्ट होगा हम लोग का, जब भी साइंस का होगा, ठीक है ना, केमिस्ट्री का या बायो का जब भी होगा, तो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे यही एनर्जी के साथ, और इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन में जब टेस्ट होगा तो उसमें हम लोग मिलेंगे। क्योंकि हम लोग का ये हमारा खुद ये क्या था, पहला टेस्ट क्या क्या किए थे, क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, और सौभाग्य से क्या है ये तुम्हारे बैच से ही हम क्या किए, स्टार्ट किए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, ठीक है। थैंक यू सबको, है ना, पूरे